अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी 2025 के हमारे बोर्ड के पेपर आने वाले हैं। वन शॉट में हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं। पहला प्रश्न, लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? तो इसका उत्तर देखें तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या क्या बनता है? एक तो HCl। देखिए लोह चूर्ण जो आयरन होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या होगा? तो एक तो FeCl2 बनेगा और एक H2 बनेगी, यानी हाइड्रोजन गैस बनेगी। दूसरा देखें प्रश्न नंबर 2, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? ये क्या होती है समीकरण और इसको संतुलित करना क्यों आवश्यक है? देखें इसका उत्तर, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। देखिए तीर के निशान के बाईं तरफ जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं और दाईं तरफ जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। तो जब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान हो जाए तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। और देखें इनको संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? कि ना तो द्रव्यमान को बना सकते हैं ना इसे नष्ट कर सकते हैं, तो द्रव्यमान हमेशा संरक्षित रहता है। तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या किया जाता है? संतुलित किया जाता है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 देखें, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है? उदाहरण दीजिए। तो उष्माक्षेपी देखते हैं दोनों की परिभाषा, वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के बनने पर उष्मा मुक्त होती है। जिनमें उष्मा मुक्त होती है उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी कहलाती है। तो इनके उदाहरण देखें, जैसे एक तो कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो CO2 बनती है और साथ में उष्मा उत्पन्न होती है। और एक ये ग्लूकोज का विघटन जब होता है C6H12O6 और कार्बन डाइऑक्साइड के अणु जुड़ते हैं 6 और 6 ही अणु जो होते हैं वो किसके जुड़ते हैं? जल के। अगली है वे अभिक्रिया जिसमें उत्पादों को बनने पर उष्मा या ऊर्जा जो होती है वो कैसी होती है? अवशोषित होती है। जब उत्पाद देखो, जब उत्पाद का निर्माण होता है तब अगर उष्मा अपनी तरफ से देनी पड़े तो वो तो कहलाएगी उष्मा शोषी, और अगर उष्मा मुक्त हो तो वो कहलाएगी उष्मा शोषी, उष्मा शेपी। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4, श्वसन को उष्मा शेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? वर्णन करना है। तो देखो श्वसन का देखते हैं। पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऊर्जा मुक्त करता है। क्या वो मुक्त करेगा? ये ऊर्जा। और हमारे शरीर की कोशिकाओं को क्या मिलती है? इससे ऊर्जा मिलती है। और जिस प्रक्रम में, जिस अभिक्रिया में उष्मा का उत्सर्जन होता है उसमें उसे क्या बोलते हैं? उष्मा शेपी अभिक्रिया। इसलिए श्वसन एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया है? उष्मा शेपी अभिक्रिया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखने हैं। देखें समीकरण भी लिख देते हैं, पहले इनकी परिभाषा देखते हैं। जिस प्रकार संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक परस्पर क्रिया करेंगे, यानी दो होंगे या दो से ज्यादा होंगे और आपस में क्रिया करेंगे, तो ठीक उसी के विपरीत वियोजन अभिक्रिया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें कोई यौगिक या दो या दो से अधिक यौगिकों में क्या हो जाता है? विघटित हो जाता है। दो या दो से अधिक यौगिकों में विघटित। ठीक है, संयोजन की अभिक्रिया देखें तो 2H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाते हैं? गिव्स प्रोडक्ट ऑफ ट्वाइस ऑफ H2, यानी जल का निर्माण करते हैं। और वियोजन में इसी का उल्टा ले लें तो ट्वाइस ऑफ H2O जो होता है वो 2H2 और किस में टूट जाता है? O2 में। ठीक है, यानी संयोजन में तो जुड़ते हैं, वियोजन में टूटते हैं। ठीक है, इस कारण ये दोनों एक दूसरे की क्या कहलाती है? विपरीत अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 6, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंटा एसिड का एक मुख्य संघटक क्यों होता है? एंटा एसिड वो पदार्थ होते हैं, देखिए देखते हैं एंटा एसिड को, वो पदार्थ होते हैं जो अम्ल की जो मात्रा होती है उसे नियंत्रित कर दे। जैसे शरीर में अगर अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो उसे नियंत्रित करते हैं। अब देखना एंटा एसिड का मुख्य संघटक, तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक क्षारीय पदार्थ है और ये एसिड को क्या कर देता है? उदासीन। क्यों कर देता है? क्योंकि अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं? उदासीन लवण। ठीक है,
प्रश्न नंबर 7, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पादों को किन किन भौतिक अवस्थाओं में दर्शाया जाता है? तो 3 भौतिक अवस्थाएं होती है, इसका उत्तर देखें। एक होती है ठोस सॉलिड, एक होती है द्रव्य लिक्विड और एक होती है गैस। और एक अलग अवस्था होती है जो जलीय विलयन के रूप में होती है, उसे एक्यू से दर्शाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं? कारण देना है। तो देखिए, अभी इससे पहले हमने एक प्रश्न में देखा था, फिर देखते हैं। श्वसन क्रिया जो हमारी कोशिकाओं में निरंतर होती रहती है, एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। भोजन से प्राप्त कार्बोहाइड्रेट टूटने के बाद ग्लूकोज में बदल जाता है। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, किस में बदलेगा? ग्लूकोज में। और जो श्वसन अभिक्रिया में ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें ऊर्जा देता है, और जो अभिक्रिया ऊर्जा देती है वो क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने के लिए पैकिंग थैली में कौन सी गैस से युक्त किया जाता है? और युक्त किया जाता है तो क्यों किया जाता है? इसका उत्तर देखें। थैली से ऑक्सीजन को हटाकर किससे युक्त किया जाता है? नाइट्रोजन। ऑक्सीजन को हटाया जाता है और उसकी जगह कौन सी गैस से युक्त किया जाता है? नाइट्रोजन। क्यों किया जाता है? इससे उपचयन की संभावना खत्म हो जाती है, यानी पदार्थ खराब होने से बचता है, तो इससे उपचयन की संभावना खत्म होगी और थैली में रखे पदार्थ विकृत गंधित नहीं होते। ठीक है। विकृत गंधित यानी विकृत गंधिता क्या होती है? विकृत गंधिता का मतलब है लंबे समय तक जो तेलीय खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें से गंध आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है, तो ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? विकृत गंधिता। प्रश्न नंबर 10, वसा युक्त अथवा तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन की गति धीमी करने के लिए 2 महत्वपूर्ण उपाय। तो 2 महत्वपूर्ण उपाय देखें, इसका उत्तर देखें। एक तो वायुरोधी बर्तन में रखने से उपचयन की गति कम हो जाती है, और दूसरी है थैली से ऑक्सीजन को हटाकर उसकी जगह किससे युक्त कर दें? नाइट्रोजन से। तो तेलीय खाद्य सामग्रियों के उपचयन से ऐसे इनको बचाया जा सकता है। कैसे? एक तो वायुरोधी बर्तन में रख दो और O2 को हटा के नाइट्रोजन से युक्त कर दो। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 11, उस अभिक्रिया का नाम लिखिए जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो देखिए, आयनों का जिनमें आदान प्रदान होता है ना, वो कहलाती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन। अगली है रासायनिक अभिक्रिया कैसे किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर देखें। ऐसी अभिक्रियाएं या प्रक्रियाएं जिनमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है। नए गुणों वाले पदार्थों का क्या होता है? निर्माण। जब 2 क्रियाकारक मिलेंगे और 2 या 2 से अधिक मिलेंगे और उत्पाद बनाएंगे, या फिर कोई एक होगा और वो टूटेगा तो वो उत्पाद बनाएगा, तो ये जो अभिक्रियाएं कहलाती है, ये कहलाती है रासायनिक अभिक्रियाएं। जैसे दूध से दही बनना और लोहे पर जंग लगना। प्रश्न नंबर 13, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो देखिए, रासायनिक समीकरण के कितने भाग होते हैं? तो इसका उत्तर देखें, 2 भाग होते हैं। एक तो होता है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ जिन्हें अभिकारक कहते हैं, और एक रासायनिक अभिक्रिया से उत्पन्न पदार्थ जिन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? तो ऊष्मा के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। एक होती है ऊष्मा शोषी और एक होती है ऊष्मा क्षेपी। ठीक है। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है और गर्म करने पर काले रंग का हो जाता है, तो हमें बताना है कि इस तत्व का नाम क्या है और देखें इसका उत्तर। तो इस तत्व X एवं उस काले रंग के यौगिक का क्या बताना है? नाम। तो तत्व जो है ये, वो तो क्या है? कॉपर। इस तत्व का नाम क्या है? कॉपर। और काला रंग जो बना है वो क्या कहलाता है? कॉपर ऑक्साइड। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, संक्षारण क्या है? धातु को संक्षारित होने से बचाने के लिए 3 विधियों के नाम लिखने हैं। तो देखें, खुली वायु या नम वायु जल के संपर्क में किसी धातु की सतह पर आती है तो इसकी सतह पर वायु जो होती है वो धातु से अभिक्रिया कर एक पदार्थ बना लेता है, जिससे धातु का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं? संचारण कहते हैं। यानी जो धातुएं होती है उनकी बाह्य सतह जो होती है उस पर एक प्रकार की परत चढ़ जाती है जो उसका धीरे धीरे क्षय प्रारंभ कर देती है, और धीरे धीरे जो ये क्षय प्रारंभ होता है ये क्या कहलाता है? संचारण। इससे कैसे बचाया जा सकता है? तो जस्तीकरण करके, दूसरा उसकी बाहरी सतह पर पेंट करके, और तीसरा तेल या ग्रीस लगाकर। तो ये संचारण से बचाव की 3 विधियां। और संचारण क्या है? तो धातु का धीरे धीरे क्षय होना और
ये कब होता है क्षय? जब धातु एक तो अम्ल, एक नम नम वायु आर्द्रता, जिसे हम आर्द्रता कहते हैं, इनके संपर्क में जब होती है और वायु के संपर्क में, तब क्या होने लग जाता है धातु का? तो धातु का संचारण शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 17, रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? तो देखिए इसका उत्तर, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुलित करने के लिए रासायनिक समीकरण को क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित किस प्रकार की अभिक्रिया है? सबसे पहले शरीर में भोजन का पचना, तो शरीर में भोजन का पचना जो है वो मंद ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला है Fe प्लस CuSO4, और इसमें Fe जो है वो SO4 के पास जाके लगता है और Cu टूट जाता है। तो ये जब एक पदार्थ का विस्थापन होता है, एक अणु का विस्थापन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जो होती है वो विस्थापन अभिक्रिया। और अगली है CaOH का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस ऑफ HCl, और CaCl2 बनता है और साथ में जल का निष्कासन होता है H2O। तो ये जो अभिक्रिया है, इसमें देखें दो पदार्थ आपस में जुड़ रहे हैं, और जुड़ रहे हैं तो कौन सी अभिक्रिया? संयोजन। अगली CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और ये प्रोडक्ट के रूप में दे रहे हैं Cu प्लस H2। तो ये ऑक्सीकरण भी हो रहा है इसमें। देखो हाइड्रोजन ऐसी अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन टूटता है, ऑक्सीजन जुड़ता है। तो इसी जो अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीजन का टूटना, हाइड्रोजन का जुड़ना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का टूटना, ये अभिक्रिया कहलाती है ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया, जिसे हम ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे का टुकड़ा डाल देने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो देखें इसका उत्तर, लोहे कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होता है। लोहा जो होता है वो कॉपर की अपेक्षा क्या होता है? अधिक क्रियाशील। इस कारण कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा डालने पर लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को क्या कर देता है? कॉपर सल्फेट के विलयन जो होता है उससे कॉपर को क्या कर देगा? ये विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का नीला रंग क्या हो जाता है? समाप्त। और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग जो होता है वो हल्का हरा हो जाता है। नीला रंग तो हो जाएगा समाप्त, और रंग कैसा हो जाएगा? हल्का हरा। लोहा जो होता है वो कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, और विलयन का नीला रंग तो हो जाता है समाप्त। और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन का रंग कैसा हो जाता है? हल्का हरा हो जाता है। इसके अतिरिक्त लोहे की सतह पर हल्के लाल भूरे रंग के कॉपर की परत भी क्या हो जाती है? जमा हो जाती है। ठीक है। 20वां, मैग्नीशियम रिबन की वायु में दहन का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए ये मैग्नीशियम रिबन को नामांकित चित्र। और प्रश्न नंबर 21, जल के विद्युत अपघटन का नामांकित चित्र। तो ये जल के विद्युत अपघटन का चित्र है, जिसमें एक तरफ एनोड है, कैथोड है, उनको 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित किया गया है एक स्विच के माध्यम से। ठीक है। और थैंक्स, ये हमारा पहला चैप्टर था। इसी तरीके से हम हमारे सारे चैप्टर्स लेंगे। पहले चैप्टर्स को आप जरूर देखें, इन प्रश्नों को आप एक दो बार रिवीजन करें। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन्हीं में से प्रश्न बनेगा। और मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के